हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आरएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों रीट एसएसटी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दक्षिण का पठार के विषय में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं रीट एसएसटी यानी कि रीट सामाजिक के अपने 8वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं, जिसमें जो सिलेबस दिया गया है वो है आपका भारत का भूगोल और उसका संसाधन। दोस्तों इससे पीछे की 7 यूनिट तक का सिलेबस जो है वो अपना सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर आपने इस सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है तो आई बटन पर जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहां पर जाकर के आप इस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। पीछे की 7 यूनिट का सिलेबस आप पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अपना रीड साइकोलॉजी का भी सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, वहां से उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे भू आकृतिक प्रदेशों के विषय में। भू आकृतिक प्रदेशों के विषय के अंदर हम बात करने वाले हैं दक्षिण का पठार के विषय में। दोस्तों तो देखिएगा, हमने पीछे भी बात की थी कि भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं उन्हें अध्ययन की दृष्टि से हम 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। दोस्तों कौन कौन से हैं? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये जो हमारा इलाका रह गया ये सारा का सारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों में आता है। इसके अलावा देखिएगा, हमने बात की थी विशाल मैदानों के विषय में, हम पढ़ चुके हैं थार का मरुस्थल के विषय में। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण का पठार के विषय में। दक्षिण का पठार कहां पर स्थित है और कौन कौन से उसकी विशेषताएं हैं। दोस्तों तो देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा एरिया है ये सारा का सारा दक्षिण का पठार के अंतर्गत आता है। ये सारा का सारा हमारा दक्षिण का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है। ये सारा इलाका हमें आज इस वीडियो के अंदर देखना है। दोस्तों ये थार के मरुस्थल के रूप में हमने देखा था, ये पर्वतीय प्रदेश हमने देख लिया था, ये मैदानी प्रदेश है जिसको अपने पढ़ चुके हैं। दोस्तों ये जो है हमारे तटीय प्रदेश हैं। दोस्तों ये तटीय प्रदेश हैं जिनको हमें पढ़ना है। इसके अलावा द्वीपीय समूह, ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपने अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ जो है हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इस क्षेत्र के विषय में, जो कि दक्षिण का पठार के रूप में जाना जाता है। इसकी लोकेशन को अगर आप देखें तो ये थार के मरुस्थल के दक्षिण में, और ये जो हमारा इलाका रह गया था अपना विशाल मैदान, उसके दक्षिण में स्थित है। दोस्तों और देखिएगा लगभग इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। कैसी आकृति है दोस्तों? इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुजाकार आकृति के रूप में भी हम इसे जानते हैं। दोस्तों तो आगे अपने बात करते हैं दक्षिण का पठार के अंदर जो मुख्य पठार हैं उनको देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ जो आपके प्रश्न उठते हैं ये पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है, और कम से कम जब आप भौतिक प्रदेशों को पढ़ रहे हैं तो उसकी सारी लोकेशन आपको बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए। दोस्तों एक बार पहले हम इनको देख लेते हैं मानचित्र के अंदर, और फिर अपने इनको डिटेल के अंदर भी स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों तो यहाँ आप सबसे ऊपर देख सकते हैं बुंदेलखंड का पठार, ये जो है वो बुंदेलखंड का पठार है। फिर हम छोटा नागपुर के पठार को भी देख सकते हैं, ये हमारा जो है बघेलखंड का पठार रह गया। ये हमारा दंडकारण्य का पठार रह गया। दोस्तों ये शिलांग का पठार है, और ये हमारा दक्कन का पठार रह गया। ये तेलंगाना का पठार है, और ये कर्नाटक का पठार है। इतने पठारों से मिलकर के बना हुआ है दोस्तों दक्षिण का पठार। तो देखिएगा दक्षिण के पठार की अगर उत्तरी सीमा की अपनी बात करें तो ये यहीं से प्रारंभ हो जाता है, और यहीं से प्रारंभ होकर के दोस्तों ये शिलोंग के पठार तक, यानी शिलोंग के पठार से ये जो इसकी उत्तरी सीमा है वो मानी जाती है। दोस्तों क्योंकि ये भी जो है इसी का पार्ट है। दोस्तों तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र रह गया? ये सारा का सारा दक्षिण के पठार के अंतर्गत आता है, जो त्रिभुजाकार आकृति में था। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये हमारा जो पठार है इसे हम बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। ये मालवा का पठार है इसके साथ में लगता हुआ, बीच में ये देखिएगा बघेलखंड का पठार है, और ये छोटा नागपुर का पठार है जो कि खनिजों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों और ये हमारा दंडकारण्य का पठार रह गया। ये तेलंगाना के अंदर तेलंगाना का पठार रह गया। ये दक्कन का पठार रह गया, दक्षिण का पठार भी कहते हैं। और ये हमारा रह गया कर्नाटक का पठार। इन चीज़ों के बारे में अपने और भी आगे डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ आप जो है इसकी पूरी फिजियोग्राफी को देख सकते हैं, सारी भौतिक आकृतियों को देख सकते हैं इस मानचित्र के अंदर। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा बहुत सारी जो हैं अवशिष्ट पर्वतमालाएं भी मौजूद हैं, जिसमें से एक सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वतमाला जो है वो अरावली अपने देख सकते हैं। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जब आप इस पूरे मानचित्र को देखते हैं तो बहुत सारी आपको भू आकृतियाँ दिखाई देती है। इसका कारण ये भी है कि ये एक बहुत ही प्राचीन भूखंड है। दोस्तों ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, पृथ्वी के प्रारंभिक जो हमारे भूखंड थे उनमें से आता है, और ये बहुत प्राचीन है, इसलिए
इसलिए इसने बहुत सारे अनाच्छादन की क्रियाओं को भी सहा है और इसने जो आंतरिक भूबल है उनको भी सहा है दोस्तों। आंतरिक बलों का प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ता रहा है। ताप दाब इसने सबसे ज़्यादा समय तक सहा है, यानी सबसे लंबे समय तक ये जो है वो वातावरण के संपर्क में रहा, इसलिए काट छांट इसमें बहुत ज़्यादा होती रही है। इसलिए यहाँ पर आपको जो है भौतिक आकृतियाँ बहुत सारी देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये कोई भी भौतिक प्रदेश जितना पुराना होता चला जाएगा वहाँ पर आकृतियाँ उतनी ही ज़्यादा और अलग अलग प्रकार की हमें देखने को भी मिलती है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर अनाच्छादन की क्रिया है वो लंबे समय से चल रही है, इसलिए जो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ हम बात कर रहे थे अरावलित जो है विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला मान करके चलते हैं। अवशिष्ट भी है, अवशिष्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आज जिस कंडीशन में ये प्रारंभ में थी वैसी नहीं है दोस्तों, उससे बहुत ही छोटी रह गई है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो चोटी है गुरु शिखर, यहाँ आप देख सकते हैं 1722 जहाँ से ये प्रारंभ होता है दोस्तों। ये अपना महान मरुस्थल था। आगे हम बात करें, ये देखिएगा ये गंगा का मैदान था, इसको अपने पढ़ चुके हैं। ये गारो खासी जयंतियाँ इनको भी अपने पढ़ चुके हैं दोस्तों। राजमहल की पहाड़ियाँ, ये हमारा छोटा नागपुर का पठार रह गया, ये मैकाल पर्वत श्रेणी रह गई, ये वाली जो है इनको आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये महादेव पर्वत रह गया, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी रह गई और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी रह गई दोस्तों। और ये नीचे अजंता पर्वत श्रेणी रह जाती है दोस्तों। और इनके बीच में एक नदी भी बहती है, नर्मदा नदी, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा ये कालसुबाई, थाल घाट, भोर घाट जैसे दर्रे भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर महाबलेश्वर को भी आप देख सकते हैं। इसे अगर हम बांटना चाहें तो एक तो हमारे पास आता है पूर्वी घाट और एक हमारे पास आता है पश्चिमी घाट। ये जो सारा ऊपर उठा हुआ पर्वतीय क्षेत्र है इसे हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और ये हमारा जो है वो पूर्वी घाट है दोस्तों। इसमें ये जो पूर्वी घाट है ये कटा छटा है, लेकिन ये थोड़ा सा सॉलिड है उसके बजाय दोस्तों, क्योंकि इसी के कारण जब भी हमारी मानसूनी पवनें इधर से आती हैं तो वो इसी घाट से टकरा करके बारिश करती हैं, इसलिए केरल में जो है वो सबसे पहले वर्षा भी होती है दोस्तों। यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी घाट यहाँ पर आकर के मिल भी जाते हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये यहाँ रहेगी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये आप याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे बड़ी जो चोटी रहेगी वो डोडा बेटा है, और जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ उसकी सबसे ऊंची चोटी रहेगी अन्नाईमुडी जो 2695 मीटर है। और यही जो पहाड़ियाँ हैं, यही जो चोटी है वो दक्षिण के पठार की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा महेंद्रगिरी, ये भी आपको याद रखना है, ये पूर्वी दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर आप राजमहल पहाड़ियों को भी देख सकते हैं, मलयागिरी पहाड़ियों को भी देख सकते हैं। तो ये जो सारा एरिया है, इसके अलावा जो है ये सारा क्षेत्र हमारा रह गया, ये सारा का सारा एरिया रह गया। ये हमारा कौन सा रह गया, ये दक्षिण का पठार है, जिसे हम आगे और भी डिटेल में देख रहे हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दक्षिण के पठार के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के विषय में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा कि दक्षिण का जो पठार है वो अत्यंत ही प्राचीन भूभाग है। हमने क्या कहा, दक्षिण का जो पठार है वो अत्यंत ही प्राचीन भूभाग है और लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है दोस्तों। कौन सी आकृति है, अगर आपसे इसकी आकृति पूछे तो इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकृति में ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा यह है भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में है दोस्तों। ये हमने बात भी की कि भारत का जो विशाल मैदान है, सबसे पहले हम बात करें इस प्रकार चापाकृति के अंदर हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी रहेगी। उसके बाद में ये इस तरह से देखिएगा हमारा जो है विशाल मैदान थे, और उसके नीचे ये त्रिभुजाकार आकृति के अंदर जो रह गया वो हमारा दक्षिण का पठार रह गया दोस्तों। इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं, इसके तीन ओर तो समुद्र हैं, इसके तीन ओर क्या हैं, समुद्र हैं, क्योंकि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत भी अपने इसको कहते हैं। इस प्रकार से आप इसको देखते हैं तो ये जो एक साइड रह गया, ये दूसरा साइड रह गया और ये तीसरा साइड रह गया। तो तीन ओर से ये समुद्र से देखिए घिरा हुआ है। ये इधर हमारी पूर्व के अंदर हमने क्या कहा,
पूर्व के अंदर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी रहेगी। पश्चिम में यहाँ पर कौन सा सागर रह गया, अरब सागर रह गया दोस्तों। और दक्षिण में देखिएगा यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ कौन सा महासागर रह गया, हिंद महासागर की अपनी बात करते हैं दोस्तों। तो हमने क्या कहा, लोकेशन के हिसाब से हमने इसको देख लिया है दोस्तों। क्या है, ये विशाल मैदान के दक्षिण में फैला हुआ है और इसकी आकृति जो है वो कैसी है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसके 3 ओर जो है समुद्र है, इसलिए हम इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं दोस्तों। इसके पश्चिम में कौन सा रह गया, अरब सागर रह गया, पश्चिम में इधर वाले साइड में अरब सागर, और पूर्व के अंदर देखिएगा कौन सा रह गया, ये हमारी बंगाल की खाड़ी रहेगी और दक्षिण में जो है हमारा हिंद महासागर रह जाता है दोस्तों। आगे अपनी बात करें कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि से कन्याकुमारी तक इसकी अधिकतम जो लंबाई है वो 1800 किलोमीटर है। यानी इसकी मैक्सिमम जो लेंथ अपने यहाँ से यहाँ तक माने तो वो कितनी रहेगी, 1800 किलोमीटर, और चौड़ाई जो है वो 1400 किलोमीटर रह जाती है दोस्तों। इस पठार की औसत ऊंचाई की अगर अपने बात करें, समुद्र तल से बात करें तो वो है 600 मीटर। औसत कितनी रहेगी, 600। वैसे हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं कि ये 600 से 900 के बीच में मिलता है दोस्तों। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी रहेगी, समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर तक रह गई दोस्तों। और इसकी उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा जो हमारी रहेगी, उत्तरी सीमा पर आप इसको नोट कर सकते हैं। एक तो आता है हमारा अरावली, उत्तरी सीमा की बात करें अरावली रह गया, फिर जो है राजमहल, और जो हमने बात की थी शिलोंग की पहाड़ियाँ हैं, ये जो है इसकी उत्तरी सीमा के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। और इसके बाद में आगे हम बात करते हैं इसका जो विस्तार है कहाँ कहाँ रह गया, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में रह गया, गुजरात में रह गया, झारखंड में रह गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उसके बाद में उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में भी ये आंशिक रूप से विस्तृत है दोस्तों। इतना इसका देखिए विस्तार है। ये बहुत ही प्राचीन पठार है, अत्यंत ही प्राचीन पठार है। ये कठोर, पुरानी और रवेदार चट्टानों से बना है। सबसे पुराना क्षेत्र इसलिए सबसे पुरानी चट्टानों से भी है। और इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है दोस्तों। इसका जो ढाल है वो किधर रह गया, वो पूर्व की ओर है, क्योंकि इसकी अधिकांश जो नदियां हैं वो किधर जा रही हैं, पूर्व की ओर जा रही है दोस्तों। पूर्व की ओर जाने के कारण ही हम ये मानते हैं कि इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। 1-2 नदियां ऐसी भी हैं जो पूर्व की ओर नहीं जाती, ढाल के विपरीत भी बहती हैं दोस्तों। की जो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, इनको छोड़ करके शेष जो सारी की सारी हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इन्होंने जो है इसको कई भागों में बांट भी दिया है। तो नर्मदा और ताप्ती जो है वो इधर नहीं बहती है क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती है दोस्तों। ये भ्रंश घाटी में बहने के कारण जो है इनकी दिशा थोड़ी चेंज है, इसलिए ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा यही आपसे पूछी जाती है कि नर्मदा और ताप्ती जो है वो किधर बहती हैं, वो पूर्व की ओर नहीं बहती हैं, वो पश्चिम की ओर बहती हैं दोस्तों। यहाँ आप मानचित्र के अंदर इसके जो मुख्य नदियाँ हैं उसको देख सकते हैं। ये नर्मदा देखिएगा इधर आ रही है और ये ताप्ती भी इधर आ रही है। बाकी लगभग आपको सारी की सारी नदियाँ जो हैं वो किधर जाती हुई मिल रही हैं, वो पूर्व की ओर जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं दोस्तों। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ सतपुड़ा रह गया, यहाँ छोटा नागपुर का पठार रह गया, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये अरावली पर्वत श्रेणी, ये ऊपर हमारा थार का मरुस्थल रह जाता है दोस्तों। ये कावेरी नदी रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ढाल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, क्योंकि पूर्व की ओर जो है हमारी लगभग जो सारी नदियां हैं वो जा रही हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि दक्षिण के पठार की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। दक्षिण का पठार जो है वो किस प्रकार से बना, इसके संबंध में अपने जान लेते हैं कि ये जो पठार है वो किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का ही एक भाग था दोस्तों। देखिएगा जो हमारा पेंजिया था उसके चारों ओर पैंथालासा सागर हुआ करता था। पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए, एक अंगारा लैंड बना और एक गोंडवाना लैंड बना। बीच में टेथिस सागर था जिससे हिमालय बना था। ये चीजें
अपने पढ़ चुके हैं। ये जो दक्षिण का जो भाग है ये गोंडवाना लैंड था, और ये जो पठार है गोंडवाना लैंड का ही एक भाग हुआ करता था दोस्तों। कालांतर में भूगर्भीय हलचलें हुई और इसके कारण इस महाद्वीप के अंदर क्या पड़ गई, दरारें पड़ गई, और इसके खंडित भागों में से ही एक दूसरे से अलग होकर वर्तमान दक्षिण गोलार्ध के महाद्वीपों का रूप ले लिया। क्योंकि गोंडवाना लैंड जो था उसी में देखिए विखंडन हुआ, और विखंडन होकर के अलग अलग एक दूसरे से दूर बनते चले गए। जैसे मान लीजिएगा ये गोंडवाना लैंड था तो ये टूट गया, और टूट करके इनसे अलग अलग जो है द्वीप और महाद्वीप बने थे दोस्तों। और इसी में से एक जो है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट आता है हमारा जो है दक्षिण का पठार दोस्तों। आगे अपनी बात करें, प्रायद्वीपीय जो भारत है उसमें गोंडवाना से खंडित होकर उत्तर पूर्व की ओर, गोंडवाना से ये टूटा तो उत्तर पूर्व की ओर ये चलता है दोस्तों, और उसके बाद में प्रवाहित होता होता जो है वो वर्तमान स्वरूप में आता है। यूरेशिया से टकराने के बाद में हिमालय भी बना, और इस प्रकार से जो है वर्तमान स्थिति को अपने देख सकते हैं दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं दक्षिण के पठार का वर्गीकरण, कि इसको किस प्रकार से अपने वर्गीकृत कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले अपनी बात करते हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट के अलावा देखिएगा पूर्वी घाट आता है, और फिर अपने बात करते हैं दक्षिण के पठार के विषय में, दक्कन के पठार के विषय में। आगे अपने यहाँ पर मानचित्र के अंदर बड़े अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा दक्कन का पठार है, और ये हमारा पूर्वी घाट रह गया, ये हमारा पश्चिमी घाट रह गया दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है दोस्तों। काफ़ी बार अपने इसकी बात कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला रहेगी, फिर हमारी विंध्य पर्वत श्रेणी, फिर हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यहाँ पर महादेव रहेगी। मुख्य चोटियों की बात करें यहाँ से छोटा नागपुर के पठार तक, और ये जो है ये हमारा पूर्वी घाट आता है। पश्चिम में होने के कारण इसे पश्चिमी घाट कहते हैं दोस्तों। लोकेशन को समझ लेना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि ज्योग्राफी है ही देखने की चीज़, इसमें याद करने वाला, रट्टा लगाने वाला कुछ भी नहीं हुआ करता। जितने अच्छे से आप मानचित्र को देखोगे उतना ही आपको ज़्यादा याद रहने वाला है दोस्तों। आगे पश्चिमी घाट की अपने सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो दक्षिण के पठार का जो पश्चिमी किनारा है, दक्षिण के पठार का जो पश्चिमी किनारा है उसे पश्चिमी घाट कहते हैं, जो पश्चिमी घाट के रूप में ऊपर उठा हुआ है। इसका एक अन्य नाम भी आता है सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट का ही नाम क्या हो गया, सह्याद्री, इसे ही हम सह्याद्री कहते हैं दोस्तों। आगे अपनी बात करें, इसका जो ढाल है तो वो अरब सागर की ओर ढाल तथा पूर्व की ओर जो ढाल है वो इसका धीमा है दोस्तों। तो पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो किधर रह गया, वो अरब सागर की ओर है। पश्चिमी घाट की अपने बात कर रहे हैं, पूरे पठार की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। तो इसका जो ढाल है वो अरब सागर की ओर ज़्यादा है, लेकिन पूर्व की ओर भी है, लेकिन पूर्व की ओर जो है वो धीमा है दोस्तों। और इसी के कारण जो इधर वाली जो नदियां हैं वो देखिएगा क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। पूर्व की ओर जाने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिम की ओर जाने वाली जो नदियां हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुरी। एस्चुरी में क्या होगा, क्षेत्र ऊंचा होता है, इसलिए सीधा ही जो समुद्र में ये नदी मिल जाती है दोस्तों। लेकिन डेल्टा में देखिएगा ढाल कम होने के कारण नदी कोई जा रही है वो इस तरह से फैल जाती है दोस्तों। इस तरह से फैल जाने के कारण ये डेल्टा की आकृति बन जाती है, जिसे अपने डेल्टा भी कहा करते हैं दोस्तों। आगे अपनी बात करें, लगभग 1000 मीटर औसत ऊंचाई वाले सह्याद्री का ताप्ती घाटी से कुमारी अंतरीप तक विस्तार है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो कहाँ रह गया, ताप्ती घाटी से लेकर के कुमारी अंतरीप तक। और इसमें जो दर्रे हैं वो कौन से हैं, भोर घाट है, थाल घाट है और पाल घाट है दोस्तों। इनके नाम भी याद रख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, इतने से ही हमें काफ़ी है। दक्षिण में देखिएगा क्या हुआ है, सह्याद्री पूर्वी घाट से मिल गई है। दक्षिण में अगर अपने आते हैं, दक्षिण में जैसे जैसे जाएंगे तो ये आपस में मिल जाते हैं दोस्तों। जहाँ पर नीलगिरी पर्वत पर इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी, दोदा बेटा, जो 2637 मीटर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत बार पूछे भी गए हैं। यहाँ पर देखिएगा अन्नामलाई है, इलायची है और पालनी श्रेणियों का है, इनका जो संगम होता है। और नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, जिनकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नाईमुडी है, 2600
95 मीटर, जिसे हम दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी भी कह सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ में जुड़ी हुई कार्डिमम की पहाड़ियां भी हैं। आगे हम बात करते हैं, इसी के निकट जो है प्रसिद्ध पर्यटक स्थान रहेंगे उटकमंड, कोडाइनकाल, ये सारे के सारे पर्यटक स्थल भी हैं। महाराष्ट्र में देखिएगा महाबलेश्वर है, ये भी एक प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है और एक जो मुख्य है वो पर्यटक स्थल है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा रह गया ये सारा एरिया पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये डोडा बेटा, ये अन्नाईमुड़ी रह गई, इधर अपने कार्डिमम की पहाड़ियाँ भी आती हैं, ये पूर्वी घाट है। यहाँ पर आकर के ये जो पर्वत चोटियाँ हैं वो आपस में मिल जाती हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ मिल जाती हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, अपने बात करें सह्याद्री का जो उत्तरी भाग है वो लावा से ढका हुआ है और दक्षिणी भाग जो है वो नाइस, सिस्ट और चर्नोकाइट शैलों से निर्मित है। कौन कौन सी शैलें हैं इसमें? नाइस है, सिस्ट है और चर्नोकाइट है। लेकिन कहाँ? दक्षिणी भाग की अपनी बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ कौन सी? गोदावरी है, भीमा है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, पेनार है, कावेरी है, ताम्रपर्णी है, पेरियार है, वेगाई है। ये लगभग किधर बहती है? पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है, यानी इसका ढाल जो है वो पूर्व की ओर है इधर का, इसलिए ये सारी की सारी चीजें अपने देख सकते हैं। तो महाबलेश्वर के निकट देखिएगा येना प्रपात है जो 183 मीटर है, कावेरी का शिव समुद्रम प्रपात है, क्योंकि ये देखिए जब नदियां गिरती हैं तो प्रपात बनाती हैं, जल प्रपात बनाती हैं। ये भी एक पर्यटक का क्षेत्र भी रह गया और इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। ताम्रवती नदी का जो है पापनासम प्रपात भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नर्मदा व ताप्ती के अतिरिक्त शरावती नदी का जिरसप्पा, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, 250 मीटर ऊंचा है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं जिन नदियों की अपने बात कर रहे थे कि नदियाँ ये हमारे पूर्व में बह रही है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। आगे अपने बात करते हैं पूर्वी घाट के विषय में। पूर्वी घाट क्या है? ये पूर्वी तट के समानांतर है। पूर्वी घाट है क्योंकि ये इस पूर्वी तट के समानांतर है, इसलिए हम इसे पूर्वी घाट कहते हैं। इधर हमारी बंगाल की खाड़ी रह गई दोस्तों, किधर रह गई? बंगाल की खाड़ी रह गई, तो इधर ही है ये, इसी के साथ साथ में टुकड़ों में बंटा हुआ है। इसके समानांतर लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। ये पश्चिमी घाट से भिन्न है, ये पश्चिमी घाट के साथ में मत जोड़ना, उससे अलग है, उससे काफ़ी विशेषताएं भी अलग हैं, क्योंकि उसकी अपेक्षा ये नीचा है, तट से काफ़ी दूर भी है, क्योंकि पश्चिमी वाला जो है वो तट के बहुत नज़दीक है, लेकिन ये तट से दूर है, काफ़ी दूर है और इसकी स्थिति अक्रमिक है। ये क्रम में बना हुआ है, यानी एक सीधी लाइन में है, लेकिन ये टुकड़ों में मिलेगा आपको, इसलिए ये इससे क्या है, पश्चिमी घाट से काफ़ी ज़्यादा भिन्नता रखता है दोस्तों। आगे अपने बात करें, यह उत्तर में, उत्तर की बात करें तो महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? हम इसे कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं कि महानदी की घाटी से ले करके दक्षिण के अंदर आए तो नीलगिरी पर्वत तक जो है ये फैला हुआ है और इसमें बहने वाली सभी नदियों ने पूर्वी घाट को छिन्न भिन्न कर दिया है दोस्तों। इधर से नदियां जो आ रही थी वो काट देती हैं इसको, इसीलिए ये जो पहाड़ है वो काफ़ी ज़्यादा कटा-फटा है दोस्तों। पूर्वी घाट की औसत जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, पूर्वी घाट का जो निर्माण है उसमें आग्नेय और अवसादी शैलों की उत्पत्ति से शिस्ट, नीस, चर्नोकाइट और खोंडलाइट आदि शैलों का भी योगदान है इसके निर्माण के अंतर्गत। अब इनको मान करके चलते हैं दोस्तों। यहाँ आप मानचित्र के रूप में देख सकते हैं, ये हमारा जो है वो पूर्वी घाट है। जैसा कि हमने कहा था ये एक श्रृंखला में नहीं है, ये टुकड़ों में बंटा हुआ है। नदियाँ जो आती हैं वो इनको बांट देती हैं दोस्तों, इसको काट छांट दिया है, इसी के कारण ये कटा फटा भी है दोस्तों। ये आपकी महेंद्रगिरी चोटी है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं, ये जो है हमारा पूरा का पूरा दक्षिण का पठार रह गया, ये हमारा यहाँ आप देख सकते हैं पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट, महेंद्रगिरी, अरोयाकोंडा, ये देखिए विशाखापत्तनम की चोटी है, 1680 मीटर है देखिएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी ऊंची चोटियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा देखिएगा आगे अपने बात करते हैं दक्षिण के पठार के विषय में। तो ये जो पठार है वो अत्यंत प्राचीन, कठोर और कायांतरित आग्नेय शैलों, बलुआ पत्थर, चूने के पत्थर,
कायांतरित धारवाड़ सेलों और गोंडवाना सेलों में कोयला युक्त चट्टानों से बना हुआ है और ये भी एक प्राचीन पिंड है दोस्तों। ये भी क्या है, एक प्राचीन पिंड ही माना जाता है। इसके काफ़ी बड़े भूभाग पर ज्वालामुखी उद्गार से लावा निकल करके देखिए जम गया है ट्रेप के रूप में, और इसी से जो है विघटित उपजाऊ काली मृदा, जो काली मिट्टी है, इस पठार के धरातल पर लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है दोस्तों। और इसके अलावा देखिएगा ये जो मिट्टी है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ भाग में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी पाई जाती है दोस्तों। इनमें भी ये जो है वो पाई जाती हैं। आगे अपने बात करें, इस पठार की जो औसत ऊंचाई है वो औसत ऊंचाई है 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर, लगभग इतनी ही है सारों की। इसके अलावा ये पठार जो है ये भी पूर्व की ओर झुका हुआ है, इसका भी झुकाव पूर्व की ओर है, इसलिए इस पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर ही बहती हैं दोस्तों। इस नदियों ने जो है छोटे छोटे पठारों के अंदर इसको बांट दिया है, जैसे छत्तीसगढ़ मैसूर का पठार, रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार। इन नदियों के कारण ही जो है ये छोटे छोटे पठारों में बंट गया है। इन पठारों को अपने पीछे मानचित्र में देख चुके हैं, दोबारा भी आप इनको देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ जो है वो उच्च पठारी भूमि से घिरा हुआ समतल प्राय उच्च क्षेत्र है जो समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा है दोस्तों। ये जो छत्तीसगढ़ है ये 300 मीटर ऊंचा है और भूगर्भ शास्त्री ये मानते हैं कि शिलोंग का पठार इसी का सुदूर उत्तर पूर्वी विस्तार है। शिलोंग इसी का विस्तार माना जाता है और इसी से पहले ये मानते हैं कि जुड़ा हुआ भी था दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं, अगले क्लास के अंदर देखेंगे तटीय मैदान और द्वीप समूह को। अगली क्लास में अपनी बात करेंगे तटीय मैदान और द्वीप समूह। के बाद में जो हमारे भू आकृतिक प्रदेश हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो एसएसटी की फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ आपको एंड्रॉयड ऐप पर हमारे एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं और भी नई टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए डाली जाएगी। साइकोलॉजी की भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। परीक्षा जैसे ही आती है आपको और भी बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। तो हमेशा की तरह इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आप हमारे साथ में जुड़कर निरंतर तैयारी करना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा देना ताकि क्लास आते ही तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। किसी तरह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस आपको बिल्कुल पूरा करवाया जाएगा, कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। किसी भी प्रकार की शंका यहाँ आपको रखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।